डी डे की तरह कल का बी डे यानी बजट डे, कितनी उम्मीदें हम सबकी कल पूरी होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उम्मीदें तो हमेशा करनी ही चाहिए, राइट शरद जी? तो टैक्स एक ऐसी चीज है जिस पर सबसे ज्यादा लोगों के बजट विशेष हमें मिले, और चाहे आप हों, चाहे हम हों, चाहे और आम करदाता हों, टैक्स सबके मन की पहली पसंद होती है। सबको उम्मीद रहती है कि वित्त मंत्री कुछ तो राहत हमें टैक्स में देंगी। क्या उम्मीद लगती है आपको इस बार टैक्स में? कोई राहत, कोई बड़ी राहत, कुछ अलग तरह की राहत मिलने की हम आशा रखें? विपिन, सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन, फिरोज को भी। बिल्कुल, उम्मीद तो हमेशा जलती रहती है, हर साल रहती है। और हम तो ये भी कह रहे थे कि जब हम उम्मीद रखते हैं तो कुछ नहीं आता। इस बार नाउम्मीदी लाके देखे, पर नाउम्मीदी लाने का मन नहीं करता है क्योंकि एक तो अर्थव्यवस्था की कुछ सिचुएशन ऐसी है कि हमें कंजम्पशन चाहिए। अगर इस अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना है तो कंजम्पशन चाहिए, और सरकार के हाथ में वो कुंजी है। अगर टैक्स में कुछ रियायत मिलती है तो जो बचत होगी वो कंजम्पशन में जाएगी। या तो बचत करते हैं लोग या कंजम्पशन में जाएगी, मतलब या सेविंग इन्वेस्टमेंट करते हैं या बैंक। तो मुझे लगता है खर्चने का चांस ज्यादा लगता है यहाँ पर, क्योंकि लोगों ने अक्सर कंजूसी करी है अपने खाने पीने की चीजों में, कंज्यूमर गुड्स खरीदने में, मकान खरीदने में, गाड़ी खरीदने में। तो कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा और बनती भी है, क्योंकि इस समय जो सिचुएशन आप देखें और जो आंकड़े निकल के आए विपिन, उसमें पीआईटी हम कहते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट सीआईटी और पीआईटी। सीआईटी यहाँ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स नहीं है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पेयर्स है। पीआईटी हम बोलते हैं पर्सनल इनकम टैक्स पेयर्स को। तो इनकी जो टैक्स कलेक्शन है वो कॉर्पोरेट से ज्यादा है, इनकी गिनती भी ज्यादा है। तो ये लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं। और मजे की बात यह है विपिन कि 8-10 करोड़ लोगों को ने रिटर्न फाइल करी, पर जो एक्चुअल टैक्स पेयर्स थे, यानी कि जिनकी जेब से निकल के पैसा गया, उनकी गिनती मात्र 2-2.5 करोड़ की है। तो ये, मैं तो 145 करोड़ की आबादी में इनको वीआईपीज बोलता हूं। दे आर ब्लू आइड। ये तो ब्लू आइड बॉयज एंड गर्ल्स हैं जो कि देश में 22-24 लाख करोड़ की टैक्स कलेक्शन कराते हैं। बिल्कुल, न्यू रजीम जब से आई है विपिन, उसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि उसमें रियायत नहीं दी गई, पर उसमें अभी रियायत की और गुंजाइश है। क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी, ये तो आप भी इसके भुक्तभोगी हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की मिलती है। मुझे लगता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख होनी चाहिए। अब टाइम बदल गया है, महंगाई है, और बिजनेस वाले बड़ा कुछ खर्चा क्लेम कर जाते हैं। बेचारे सैलरी वाले सबसे ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, उनको खर्चा क्लेम करने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो मुझे लगता है ये थोड़ी सी नाइंसाफी सी यहाँ दिखती है। तो 1 लाख इसको कर देना चाहिए। बेसिक स्लैब है 3 लाख का, वो भी अब 3 लाख के जमाने गए। 3, 6, 9, 12, 15, आपको पता होगा ये स्लैब रेट्स हैं। और 5, 10, 15, 20 और 30, 20 के बाद ये 30 की छलांग लगती है। ये भी भरने की जरूरत है, इस गड्ढे को 25% लाने की जरूरत है। और जो 87A का रिबेट मिलता है विपिन, 25,000 रुपए का, मुझे लगता है वो रिबेट भी अब रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि 7-7.5 लाख रुपए तक आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। इसको अगर 10 लाख कर दिया जाए तो मुझे लगता है बहुत प्रूडेंट रहेगा। और मजे की बात यह है विपिन के इन सब बातों से आप जो चेंजेस करेंगे उससे कितना फिस्कल लोड पड़ेगा। 10-20 हजार करोड़ का मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा लोड पड़ने वाला है। तो उसको देखते हुए, और जो इससे फायदा होगा वो कई गुना होगा। मैं इसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके विपिन देख रहा हूं। आपने जिस स्टाइल से विपिन शो को शुरू किया था ना, तो 2 लाइन आपने बड़े बड़े फिलोसॉफिकल अंदाज में इसको किया था। आप इजाजत दें तो मैं 2 लाइन इसके ऊपर बोलना चाहूंगा। मैं कुछ लिख रहा था आपके शो शुरू होने से पहले कि उम्मीद के चिराग जलाए बैठे हैं। ठीक है, उम्मीद के चिराग जलाए बैठे हैं, हर ख्वाहिश को दिल में दबाए बैठे हैं। ये बेसिक स्लैब की, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन की, ये हाईएस्ट रेट और देर से लगे इसकी। तो उम्मीद के चिराग जलाए बैठे हैं, ख्वाहिशों को दिल में दबाए बैठे हैं। आर्थिक आंधियां चाहे कितनी भी चले, आर्थिक आंधियां चाहे कितनी भी चले, हम फिर भी उम्मीद के चिराग जलाए बैठे हैं। मुझे लग रहा है ये टैक्स पेयर्स के मैंने मन की व्यथा बताई है। बाकी उम्मीद करता हूं वित्त मंत्री महोदया के कान में शायद ये पहुंच जाए। जरूर जरूर। नहीं, ये वक्त की डिमांड भी है कि थोड़ी राहत दीजिए, थोड़े डायरेक्ट टैक्स कम कीजिए, और हम खर्चा करेंगे तो इनडायरेक्ट वे में आप तक वापस आपके पैसे पहुंच जाएंगे। कीजिए तो सही एक बार ये कोशिश। फिरोज साहब, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? देखिए, यहाँ थोड़ा कंट्राडिक्टरी हो जाता है। आप अक्सर आके हमें बताते हैं कि भाई आप इस फंड में पैसे लगाए, यहाँ पैसे बचाए, इससे और पैसा बढ़ाए। अब ये थोड़ा मामला अलग है कि भाई खर्चा करें तो फिर पैसे बचेंगे नहीं, या फिर थोड़ा बीच का रास्ता निकालें।
विपिन जी नमस्कार। शरद साहब आपको भी नमस्कार। इतने शायराना अंदाज में शायद ही मैं कह पाऊंगा। मैं अपनी उम्मीदें थोड़ी सरल मतलब नॉर्मल कॉमन मैन की लैंग्वेज में बोलना चाहूंगा। पॉइंट ये है कि ऑफ कोर्स इन्वेस्टिंग करना और खर्चा करना, तो फजूल खर्चों और खर्चों में बड़ा अंतर होता है। एक लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए इंसान जीता है, पैसा इंसान के जीने में काम आता है, जीने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा आप कमा रहे हैं, उसका अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब है कि पोर्टफोलियो में क्रिएट करें, उसको बढ़ाते जाएं। सो मैं खर्चे, संतुलित खर्चे के पक्ष में हूं हमेशा से। अब रहा सवाल बजट का, बात करें तो बजट से मेरी ये उम्मीद है, कंसिस्टेंसी की उम्मीद है। देखिए हर 6-8 महीने में, अभी 8 महीने पहले एक बजट आया था, उसमें वित्त मंत्री जी ने हर एसेट क्लास की छू ली। एसेट क्लास की रिटर्न्स को, इक्विटी की रिटर्न चेंज हो गई, रियल एस्टेट की चेंज हो गई, अनलिस्टेड की चेंज हो गई, गोल्ड की चेंज हो गई, ईटीएफ की चेंज हो गई, सब एसेट क्लासेस की, बॉन्ड्स, अनलिस्टेड डिबेंचर्स की टैक्स चेंज हो गई। अब वापस 8 महीने में आप बदलाव करेंगे तो मुझे 8 महीने तो पढ़ने में लगते हैं, फिर वापस नए सेक्शन पढ़ूं मैं। पहले 300 सेक्शन है, वो 300 में से 100 तो सिर्फ जुगाड़ के लिए सेक्शन है, जो आदमी अपनी क्रिएटिविटी यूज करके गवर्नमेंट से पैसा कम देना चाहता है उसका प्रयोग करता है। सैलरी क्लास, जैसे शरद सर ने कहा, उनको बेचारों को खाली वो एटीसी मिलता है, उसमें बेचारे उम्मीद करते रहते हैं 1.5 लाख से 2 हो जाए, 2 से 2.5 हो जाए। सो पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी, वरना मिनिमम एजुकेशन इंडिया में सीए कर दें, ताकि भाई आदमी कल बजट पढ़े और आज समझ जाए और आज से उसको लागू करने लग जाए, वरना बार बार चेंज ना करें, ये मेरी विनती हो। सेकंड, जी ये विनती होगी मेरी कि भाई आप जो भी करें, हर एसेट क्लास को निष्पक्ष होकर करें। इंडेक्सेशन निकाल दिया गया लास्ट बजट में, फिर रियल एस्टेट वालों ने हंगामा किया तो रियल एस्टेट के लिए इंडेक्सेशन वापस आ गई, डेट फंड के लिए नहीं आई। ये कहां का इंसाफ है? तो क्या क्राइंग बेबी ओनली गेट्स मिल्क? तो फिर भाई सबको आंदोलन पे उतरना पड़ेगा। रियल एस्टेट के लिए इंडेक्सेशन वापस लाया गया तो डेट फंड ने क्या पाप किए थे? तीसरा, आपने ऐसे ऐसे अफोर्डेबल हाउसिंग की हम बात करते हैं तो 2 सेक्शन ऐसे दिए हैं, सेक्शन 54, सेक्शन 54 है। कोई भी प्रॉपर्टी बेचो, आप वापस री इन्वेस्ट कर दो तो टैक्स की रियायत मिल जाती है। इक्विटी में तो ऐसा नहीं है, मैं एक स्टॉक बेचूं तो उसकी टैक्स भरनी पड़ती है, फिर दूसरे स्टॉक में डालूं तो वापस उसकी टैक्स भरनी पड़ती है। रियल एस्टेट को ये फायदा क्यों? इसका सवाल का जवाब ही नहीं मिला मुझे। सेक्शन 54 और 54F की वजह से गरीब लोगों के पास घर नहीं है, अमीरों के पास 8-8 घर हैं 4 परिवारों के नाम पे। उसको अबॉलिश करें। माना कि मेरे खुद के क्लाइंट एचएनआई हैं, वो बड़े नाराज होंगे सुन के, बट जो सच की बात है वो है, अफोर्डेबल हाउसिंग कैसे होगी अगर इक्विटी बेच के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो तो इक्विटी की टैक्स माफ। इसको कहते हैं सेक्शन 54F। ये कहां का इंसाफ है? उसको हटाएं। बी निष्पक्ष, बी कंसिस्टेंट इज द ओनली उम्मीद आई हैव फ्रॉम दिस। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है आपने कही फिरोज साहब। और डेफिनेटली जिस क्लाइंटेल को आप हैंडल करते हैं, वो सुनेंगे तो शायद नाराज हो जाएंगे, लेकिन जो बात सही है और जो मासिस के लिए है उसको कहना भी ज़रूरी है। कोहली साहब, क्या एक तो ये है कि जो हम उम्मीदें लगाते हैं वो भी हैं, लेकिन जैसा फिरोज ने भी कहा कि एक संतुलन चाहिए, एक प्रोग्रेशन चाहिए और एक थोड़ा सा विजन भी चाहिए उसमें फ्यूचर के लिए। ऐसे ही बजट की उम्मीद रखें कल। देखिए, मैं मानता हूं, बाकी कुछ हद तक मैं फिरोज से सहमत हूं, पर यह भी तो सच है कि अर्थव्यवस्था की और हमारी निजी अर्थव्यवस्था की परिस्थिति समय समय पर बदलती रहती है। हालात के हिसाब से हमें निर्णय लेने पड़ते हैं। ये सच है कि जितनी बार आप चेंज करते हैं, एवरी टाइम यू ट्राई एंड सिंप्लीफाई, यू मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। शायद फिरोज ये भी कहना चाह रहे थे कि जो इतना आप बदलाव करेंगे तो आपको पढ़ने में, उसको समझने में, और आपको पिछला बजट की अगर स्पीच याद होगी विपिन, मैं आपके जी साथ ही था, तो वित्त जी मंत्री महोदया ने एक बात बोली कि हम 6 महीने के अंदर एक नया इनकम टैक्स टाइप सिस्टम लाना चाहते हैं, जी जी बिल्कुल याद है। जो कि आसान हो, पढ़ने में आसान हो, ये सब सेक्शन हो, प्रोविजन सो एंड सो, सब्जेक्ट टू सो एंड सो, रेफरेंस टू प्रोविजन सो एंड सो। आम आदमी जब थोड़ी देर पढ़ता है ना, तो दो दो बातें हो जाती है विपिन, या तो वो एक तरफ रख देता है या उसको नींद आ जाती है। तो मुझे लगता है कि लोगों को एक सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम की उम्मीद है, ये तो पक्का है, और ये तो मुझे उम्मीद है फिरोज भाई भी चाहेंगे। अगर सिंप्लीफाइड टैक्स में कुछ बदलाव होते भी हैं तो ऐसे बदलावों का मैं स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी बात विपिन, अगर ये बदलाव भले ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, देखिए मैं बड़ी बात कह रहा हूं और आप इससे सहमत होंगे और फिरोज भी इनकार नहीं कर सकते, हो जाए कॉम्प्लिकेटेड बदलाव, हो जाए बार बार बदलाव, पर हर बदलाव मेरा टैक्स बचाए, हर बदलाव मेरे टैक्स को सिंप्लीफाई करे, तो मुझे लगता है ऐसे बदलाव के तो मैं दिन में साल में 10 बार भी हो तो मैं उनका स्वागत करूंगा, अगर मेरे 4 पैसे बचते हैं।
इसमें इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। बस ये टैक्स पेयर्स यही चाहते हैं कि ये सिंपल हो जाए, सेल्फ कंप्लायंट हो जाए, हम खुद इसको कंप्लाई कर पाए। और इसको ऐसा करने के लिए विपिन, आपको बदलाव तो इसमें करने पड़ेंगे। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट हमारा सीनियर सिटीजन हो चुका है, 64 साल का हो गया, 1961 में आया था, इस समय 64 साल का हो। मैं सीनियर सिटीजन की बड़ी इज्जत करता हूं, मैं ये नहीं कहता कि जो सीनियर सिटीजन हो जाए उसको बदल देना चाहिए। मेरा मतलब यह है कि इसमें बहुत सारे आउटडेटेड प्रोविजंस हैं, उनकी सफाई की जरूरत है, उनकी क्लेंजिंग की जरूरत है। तो शायद वित्त मंत्री महोदया जो कह रही थी, उनका मतलब यही था कि हम एक सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड लाना चाहते हैं। तो अगर ये आ जाता है विपिन, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि, क्योंकि पिछली बार उन्होंने कहा था, तो 6 महीने बीत चुके हैं, और 6 महीने बीत चुके हैं तो कुछ ना कुछ, और हम तो, मुझे तो ये भी लग रहा है कि अब कुछ ऐसा करेंगे कि इनकम टैक्स के बदलाव इनकम टैक्स बिल की बजाय नोटिफिकेशन के जरिए ला दिए जाएं। ऐसा भी कुछ सुनने में मिल रहा है, मुझे याद है आपके चैनल पे भी एक ऐसी खबर चली थी। तो ये जो बदलाव आएंगे, ये स्वागत करने योग्य हैं। 1 रुपया भी अगर विपिन मेरा बचता है तो मैं ऐसे बदलाव को स्वागत करूंगा। और जो फिरोज कह रहे थे कि 54F को हटा देना चाहिए, मैं उनको बताना चाहूंगा, ना केवल HNIs बल्कि मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स इसका भरपूर फायदा उठाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए इससे बचता है। अब स्टॉक्स पे नहीं बचता। सरकार को लगता है कि भाई मकान में रहना तो एक जरूरत है आपकी जिंदगी की, पर स्टॉक खरीदना जरूरत है कि नहीं, इस पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। बुरा मत मेरी बात का मानिएगा, मैं स्टॉक्स के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद भी इन्वेस्टर हूं, पर स्टॉक्स खरीदना के बिना आपका गुजारा नहीं, पर सिर पे छत तो चाहिए ना एक। तो इस लॉजिक से उसको स्टॉक्स पे 54F को नहीं दिया गया है, जबकि मकान बेचने पे आपको ये बेनिफिट मिलता है। तो हमें इन टोटलिटी देखना पड़ेगा। पर मैं बहुत स्वागत करूंगा विपिन, अगर ये नया इनकम टैक्स एक्ट कल सुनाई देता है, या नया इनकम टैक्स सिस्टम मुझे कल सुनाई देता है, या उसकी कुछ सुगबुगाहट भी अगर सुनाई देती है, तो भी मैं समझता हूं एक अच्छा कदम होगा। बाकी टैक्स पेयर्स रिलीफ की उम्मीद कर रहे हैं, ये तो आप 10 में से 11 टैक्स पेयर्स रिलीफ की उम्मीद कर रहे हैं। मैं आपको सच में हकीकत का डेटा दूं कि सब के सब टैक्स पेयर्स बिल्कुल 2-2 बार उम्मीद कर रहे हैं कि हमें रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि लोगों की ना, मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स की विपिन बचत बहुत कम रह गई है। मिडिल क्लास की डेफिनेशन भी चेंज हुई है। पहले मिडिल क्लास 5-6 लाख कमाने वाले को कह देते थे, आज ये, मैं ये नहीं कहता कि इससे नीचे वाले मिडिल क्लास नहीं है, पर अब ये 15 लाख 20 लाख तक अब मिडिल क्लास ही माना जाता है। पहले ये लोग अमीर माने जाते थे, आप तो इस बात से स्वीकार करेंगे। तो 1-1.25 लाख सैलरी अब कोई इतनी बड़ी सैलरी नहीं है, इतनी बड़ी कमाई नहीं है कि आप जो है देश के अमीरों में गिनती आ जाए। भले इनकी गिनती अभी भी कम है, पर फिर भी ये मिडिल क्लास है, तो इन लोगों को राहत की उम्मीद है। इनके हाथ में पैसा बच नहीं रहा है, तो मुझे लग रहा है टैक्स एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप पैसा लोगों की जेब में डाल सकते हैं, भले ही उनकी गिनती कम क्यों ना हो। विपिन जी बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए जैसा मैंने कहा कि मेरी